हेलो बच्चों, कैसे हो आप? एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल मेडिका मंत्रा में। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 12th का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। कुछ हम उस पे जो चैप्टर्स हमने कंप्लीट किया था, अब उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसको देखेंगे कि उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। उसके पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेडिका मंत्रा। ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी जाके ज्वाइन करिए, जिससे आपको वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। अगर कोई क्वेरी होता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर मेल कर सकते हो medicamantra@gmail.com पर। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। चलिए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में ये आपका क्लास 12th का पहला चैप्टर है, जिसमें हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर का क्या नाम है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कितने 4 पार्ट में हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया था। चलिए, ये प्रैक्टिस पेपर है। ठीक है। प्रैक्टिस पेपर मीन्स इसमें आपको जो आपने पढ़ रखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? जो आपकी ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा मेथड नहीं है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। बडिंग आपने देखा ही था, लेयरिंग भी देखा। लेयरिंग आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक मेथड है। और सोइंग आप जानते हो कि एक रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है, एक एक एग्रीकल्चर का तरीका है। टिश्यू कल्चर भी एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का तरीका है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसमें से पूछा नॉट अ मेथड, कौन सा मेथड नहीं है? तो सोइंग एक आपका क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मेथड नहीं है। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स ऑब्टेन फ्रॉम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ जो इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन ऑब्टेन हो, उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है। जब जेनेटिकली आइडेंटिकल है तो अब मॉर्फोलॉजिकली भी आइडेंटिकल होगा। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन। तो आपका ये आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी इन स्टेबल इन्वायरमेंट बिकॉज। अब यहाँ पे आपको कारण बताना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है किसमें? एक स्टेबल इन्वायरमेंट में। स्टेबल इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो इन्वायरमेंट आपका चेंज ना हो रहा हो, जो इन्वायरमेंट कैसा हो? स्टेबल हो, जिसमें कोई बहुत चेंजेस ना हो रहे हो। क्यों ऐसा है? एक इफेक्टिव मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हमें देखना है। पहला ऑप्शन है गैमेटोजेनेसिस इज मोस्ट एफिशिएंट अंडर दिस कंडीशंस। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है तो यहाँ गैमेटोजेनेसिस की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस यहाँ होता ही नहीं है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है द ऑफस्प्रिंग्स जेनेटिकली आइडेंटिकल। जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे टू दियर पेरेंट्स एंड प्री एडॉप्टेड टू दियर इन्वायरमेंट्स। ये अपने क्या है, जो इनके ऑफस्प्रिंग्स हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स के, और प्री अडॉप्टेड होंगे। प्री अडॉप्टेड का मतलब वो पहले से अडॉप्टेड होंगे उस इन्वायरमेंट में। ठीक है। ऐसा आपने पढ़, ये आपको समझ आ रहा है? आइडेंटिकल होते ही हैं, और जब पहले से ही उस इन्वायरमेंट में अडॉप्टेड हैं तो उनको फिर से यहाँ पे स्टेबल इन्वायरमेंट है तो उनको अडॉप्टेशन की जरूरत है नहीं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ये हमारा कुछ सही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, असेक्सुअल पार्थेनोजेनेसिस प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे असेक्सुअल पार्थोजेनेसिस की बात, जब पार्थोजेनेसिस अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पार्थोजेनेसिस की बात कहा जा रहा है। तो पार्थोजेनेसिस से जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं क्रिएट की जाती, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है।
एनिमल सेल्स टेंड टू बी मोर टोटिपोटेंट अंडर स्टेबल कंडीशन। ये भी स्टेटमेंट गलत है। टोटिपोटेंट अगर सेल है तो वो किसी भी कंडीशन में क्या करेगी, ज़्यादा अपने आप को एक्टिव बना के रखेगी। तो ऑप्शन आपका बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। द ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स के एंड वो प्री अडॉप्टेड होंगे इस इन्वायरमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी एंड करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनिमल्स दैट यूटिलाइज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज फॉल्स। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट एनिमल्स के लिए गलत है जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो उस स्टेटमेंट्स को हमें ढूंढना है जो गलत है, फॉल्स है। ये ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। जो फॉल्स स्टेटमेंट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड उसको हमें पहचानना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है दे आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक स्पीसीज। बिल्कुल गलत बात है। ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपने देखा हुआ एग्जाम्पल देखा था फिशेज में और एम्फीबियंस में, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, एक्वेटिक एनिमल हैं। तो सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स में हमें देखने को मिलता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन आपका मेनी प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स टू इंश्योर सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन। ये आपको पता ही है कि यहाँ से क्या होता है, बहुत ज़्यादा गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं और बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग भी इस कंडीशन में बनते हैं। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिहेवियर्स एसोसिएटेड विथ मेटिंग आर ऑफन हाईली सिंक्रोनाइज्ड। हाँ, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जिन एनिमल्स में, जिन ऑर्गेनिज्म में, उनके मेटिंग का जो वो कैसे मेट करते हैं, मीन्स वो कैसे एक दूसरे के पास आते हैं, तो वो बहुत सिंक्रोनाइज्ड होता है, बहुत स्पेसिफिक होता है, जिसकी हेल्प से वो पहचानते हैं और आते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन एग बीइंग फर्टिलाइज्ड एंड डेवलपिंग इनटू एन एडल्ट कैन बी लो। अब देखो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में ये फर्टिलाइजेशन होता है तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि एक एग का फर्टिलाइजेशन हो पाए, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है तो चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये भी आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड ये भी स्टेटमेंट सही है। तो गलत जो आपका स्टेटमेंट है वो ऑप्शन ए है। तो फोर्थ का सही आंसर जो हो जाएगा वो ए होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनिमल रिप्रोडक्शन इज फॉल्स। एनिमल रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये आपको पहचानना है। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन, स्पीसीज दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली कैन नॉट ऑल्सो रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। तो ये आपका स्टेटमेंट जो होगा वो क्या है, लिखा हुआ है कि जो स्पीसीज आपकी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो बिल्कुल गलत बात है कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है, ये आपको फॉल्स स्टेटमेंट पहचानना था। तो स्टेटमेंट ये पहला ही गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं कि सही है या नहीं, जितने और स्टेटमेंट्स हैं। विविपैरिटी बट नॉट ओविपैरिटी इज कॉमन इन मैमल्स। अब क्या बोल रहे हैं, विविपैरस हम किनको बोलते हैं, जो यंग वंस को बर्थ करते हैं। ओविपैरिटी हम किसको बोलते हैं, जब कोई एनिमल क्या करता है, एग लेइंग हो तो उनको ओविपैरस बोलते हैं। तो मैमल्स के कंडीशन में हमने क्या देखा था कि वो विविपैरस ही होते हैं, ओविपैरस नहीं होते। ओविपैरस हमारा एग्जाम्पल क्या था, रेप्टाइल्स थे, बर्ड्स थी। ठीक है, ये आपके ओविपैरस थे। लेकिन विविपैरस जितने मैमल्स हैं लगभग विविपैरस हैं। ठीक है, एक दो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो विविपैरिटी जो है वो कॉमन है मैमल्स में, ओविपैरिटी कॉमन नहीं है। तो आपका क्या है, ये भी स्टेटमेंट सही है।
मेल इंसेक्ट्स कैन रिमूव स्पर्मेटोफोर्स डिपॉजिटेड इन अ फीमेल बाय अदर मेल्स। ये भी बिल्कुल सही है। इंसेक्ट क्लास हम पढ़ेंगे तो वहाँ ये हम देख पाएंगे, या 11th में पढ़ा होगा इंसेक्टा क्लास को। ठीक है, तो जो इन स्पर्मेटोफोर्स होते हैं, एक इंसेक्ट अगर कोई डिपॉजिट कर दिया फीमेल की बॉडी में तो दूसरा मेल उसको रिमूव कर सकता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। ओवोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस बोथ अकर साइमल्टेनियस हर्माफ्रोडाइट्स। अगर हर्माफ्रोडाइट हम उनको बोलते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मीन्स जिनके अंदर ऐसे इंडिविजुअल जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उनको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। तो जो बाइसेक्सुअल हैं उनमें ओवोजेनेसिस ओवोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों होता है साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक दोनों प्रोसेस चलती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपका फॉल्स स्टेटमेंट रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सा है? पहला ही स्टेटमेंट गलत है। स्पीसीज दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली कैन नॉट ऑल्सो रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। तो मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स क्वालिफाइज एज अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ओविपेरस स्पीसीज। आपको क्या लिखा पूछा जा रहा है कि कौन सा एनिमल ऐसा है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और ओविपेरस हो। ओविपेरस हो मीन्स एग लेइंग हो। तो ह्यूमन तो विविपेरस है, कंगारू भी विविपेरस है, सी स्टार भी ये हाँ विविपेरस ही है। तो जो चिकन है ये आपके ओविपेरस हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और ओविपेरस हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी जो होगा ये क्वेश्चन नंबर 6 का सही माना जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7, बेनिफिट्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेनिफिट्स हमें देखने हैं, कौन कौन से सभी बेनिफिट्स हैं। एक है जो एक्सेप्शन है, जो बेनिफिट नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसको हमें पहचानना है। पहला ऑप्शन है इट ऑफन अलाउज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेनी मोर ऑफ स्प्रिंग एट द सेम टाइम। बिल्कुल ये सही बात है, ये इसका क्या है बेनिफिट है। बहुत ज़्यादा नंबर में ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करना हो तो आप आसानी इस मेथड से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है इट इज़ एडवांटेजियस इन चेंजिंग इन्वायरमेंट in which population variety is the key of successful propagation of a species। ठीक है, पहले चलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा कि चेंजिंग इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में किस इन्वायरमेंट में होता है? एक स्टेबल इन्वायरमेंट में सक्सेसफुल है, एडवांटेजियस है। लेकिन अगर चेंजिंग इन्वायरमेंट है अगर, तो उनमें क्या है, ये सक्सेसफुल नहीं है और एडवांटेजियस नहीं है। मीन्स कोई अगर ऑर्गेनिज्म नॉर्मल कंडीशन में मीन्स फेवरेबल कंडीशन में असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो कंडीशन अगर स्ट्रेसफुल होती है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने लगता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो आपको एक्सेप्शन पहचानना था, तो एक स्टेटमेंट मिल गया। अब दोनों स्टेटमेंट और चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं। इट इज ईजियर इन सर्टेन इन्वायरमेंट्स टू हैव ऑफस्प्रिंग विदाउट सर्चिंग फॉर अ मेट। बिल्कुल सही है कि ये एक बहुत आसान तरीका है इस किसी भी इन्वायरमेंट में जहाँ पे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का बिना किसी मेट को सर्च करें। मींस इसके लिए उसके पार्टनर की इसको सर्च करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है अलाउइंग द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज अदरवाइज allotted to finding mate with performing ritualized courtship। ठीक है, अगर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको कंजर्व करने के लिए, या फिर अगर नहीं है तो ये रिचुअल जो कोर्टशिप है मीन्स एक जो तरीका है उसके लिए मेट फाइंड करता है, अदरवाइज नहीं। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ये इसका एक्सेप्शन पूछा हुआ था, तो एक्सेप्शन आपका ऑप्शन बी है, जो इसके बेनिफिट के बारे में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेनिफिट को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो 7th का ऑप्शन बी सही होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? हाँ, ऑल द आईज ऑफ अ पोटैटो ट्यूबर आर टेकन आउट एंड इट इज सोन इन द ग्राउंड नॉर्मली। क्या बोल रहे हैं कि एक पोटैटो ट्यूबर हमें लेना है। ठीक है, पोटैटो ट्यूबर लिया
एंड उसकी देखा होगा आपके ऊपर इसके इसके छोटे छोटे आईज इसके ऊपर लगे होते हैं। इस बोल रहे हैं कि इन आईज को आपको लेना है, ठीक है, इन आईज को आपको लेना है और इसको शो करना है ग्राउंड में नॉर्मली। न्यू प्लांट्स विल, क्या नए प्लांट निकलेंगे, सिर्फ इस इन आईज को निकाल के आपको ग्राउंड में शो करना है। तो आपको पूछा जा रहा है कि क्या नए प्लांट निकलेंगे। ऑप्शन ए यहीं पे हो गया है आपका, नॉट इमर्ज। दूसरा ऑप्शन है इमर्ज नॉर्मली, बी वीकर, बी हेल्दियर। अब चलिए इसके बारे में समझते हैं। पोटैटो एक क्या है, ट्यूबर है, ठीक है। तो जब हम, अब देखा होगा किसी कोई जो किसान इसको वो सो करता है जमीन में, तो क्या करता है, इसको या तो होल ट्यूबर को ग्राउंड में डाल देता है, पूरा पूरा ग्राउंड में डाल देता है, या फिर इसको कट करता है पीसेज में। बट जो पीसेज हैं इसकी, जो पीसेज इसके कट करने पे बन रही हैं, जैसे मान लिया 3 पीसेज में वो कट कर रहा है, तो हर पीस के पास 1 या 2 आईज होती हैं, इसमें आईज 1 या 2 प्रेजेंट होती हैं, एंड दैट जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको पीसेज में नहीं कट करना है, सिर्फ ये आईज निकालनी है और इसको जमीन में सो करना है, ये ग्राउंड में आपको सो करना है आईज को। तो क्या ये जर्मिनेट करेगा? तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब हम पीसेज में इसको डालते हैं जमीन में ग्रो करने के लिए, तो जो ये एडवेंटिजियस बर्ड है ये ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि ये पीस के जो रिजर्व, जो इसका रिजर्व फूड है उसका यूटिलाइजेशन करके ये जर्मिनेट कर पाते हैं। अगर इनके पास रिजर्व फूड नहीं होगा, जो ये पोटैटो ट्यूबर है क्या रिजर्व फूड है, स्टार्च, ठीक है, उसका यूज करके ये जर्मिनेट करता है, और यंग जब तक इसमें ग्रीन लीव्स नहीं आती तो ये रिजर्व फूड का इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर हम सिर्फ आइस को जमीन ग्राउंड में शो करेंगे तो क्या होगा, आइस के पास तो एडवेंटिजियस बर्ड है, एडवेंटिजियस बर्ड है जो नया प्लांट बना सकता है, बट इसके पास क्या है, रिजर्व फूड नहीं है, तो ये क्या करेगा, जर्मिनेट नहीं हो सकता। अगर रिजर्व फूड होता तो जर्मिनेट करता, ठीक है, इसलिए ये जर्मिनेट नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन ही आपका सही होगा कि नॉट इमर्ज, ये इमर्ज नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है ये कि जब भी हम पोटैटो ट्यूबर की आइस, सिर्फ आइस लिया और उसको हम रिमूव करके ग्राउंड में डाल दिया अगर, तो वो रिमूव क्या करेगा, इमर्ज नहीं करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, पहला ही ऑप्शन आपका सही है, ये आपका पहला ऑप्शन सही है। तो मीन्स क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, 9 का क्या पूछा जा रहा है, बेसल हाफ ऑफ एन अनियन बल्ब। अनियन सबने देखा हुआ है, अनियन बल्ब का क्या बोल रहे हैं। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझ लेंगे तो बिल्कुल क्लियर है। देखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस है ये लॉजिकल ही होते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको क्या आपने पढ़ा, क्या तैयार किया, या इससे उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान से प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, बहुत फोकस करना है। और हाँ, जब भी क्वेश्चंस आपके कराए जाएं प्रैक्टिस के लिए, ये हम जैसे अभी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो प्लीज़ इसके पहले जितने भी उस चैप्टर के वीडियोस हैं उसको आप एक बार देख लीजिए, या फिर आपने नोट्स बनाया है तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपको बहुत आसान, बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा कि नहीं हाँ मुझे पता है। क्योंकि 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से अगर आपको एक ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो आप गलत कर सकते हैं। तो हमें पूरा क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, तब हम क्वेश्चंस को 100% सही कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, बेसल हाफ ऑफ एन अनियन बल्ब, ये अनियन बल्ब हो गया, इसका बेसल हाफ, ये नीचे वाला आधा हिस्सा, ठीक है, इज रिमूव्ड, इसको कट करके आपको अलग कर देना। मीन्स क्या बोल रहे हैं, ये आपको इस 2 हाफ में ये आधा पोर्शन ये कट कर लेना है और आधा हिस्सा आपको कट करके अलग कर देना है। बेसल हाफ को आपको रिमूव करना, मीन्स नीचे वाले पोर्शन को आपको रिमूव करना, ये आपको रिमूव कर देना। ये इसकी बात आपको, इसको आप आगे लेके आप यूज सोचोगे। एंड अपर हाफ, वो ऊपर वाला हाफ जो है, ये अपर हाफ आपको यूज करना है। अपर हाफ इज सोन इन ग्राउंड, इसको जमीन में आपको सो करना है, बोना है। एंड न्यू प्लांट विल, नया प्लांट क्या होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, सोचो। नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, जो एडवेंटिटियस बर्ड है वो इसके बिल्कुल स्टेम के बिल्कुल बेसल पोर्शन, सेंटर में बेसल पोर्शन में प्रेजेंट होता है।
याद हो तो डायग्राम में बिल्कुल क्लियर था, ठीक है, जब हमने पढ़ा हुआ था। तो यहाँ भी नॉट इमर्ज, ऑप्शन बी जो होगा ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पे वो जो एडवेंटिटियस बर्ड है वो यहाँ प्रेजेंट अपर हाफ में नहीं होगा, बेसल हाफ में होगा, तो इसको आपने हटा दिया, तो कहाँ से नया प्लांट निकलेगा? तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ केन शुगर, शुगर केन स्टेम, हाँ यहाँ पे इसको ध्यान से देख लीजिए। हाँ चलिए, क्लियर है अभी। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ केन शुगर स्टेम बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड, चलिए सबने शुगर केन खाया हुआ होगा तो देखा तो जरूर होगा, ऐसे नोड्स एंड इंटर नोड्स होते हैं। इसके स्टेम की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? नोड, ठीक है, ये एक दूसरा नोड, और इसके जो बीच का ये पोर्शन है दैट इज नोन एज इंटर नोड, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटर नोड। अब क्या बोल रहे हैं? शुगर केन का स्टेम है बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, दो सक्सेसिव एक के बाद का ये जो दो नोड है इनके बीच का पोर्शन आपको कट ऑफ कर लेना है, ये इतना कट कर लेना है नोड के बीच, नोड को नहीं, नोड के बीच का, दो सक्सेसिव नोड के बीच का पोर्शन कट कर लेना है। एंड सोन इन द सॉइल, नॉर्मली जैसे हम शुगर केन को शो करते हैं वैसे इसको नॉर्मली शो करें। एंड न्यू प्लांट विल, क्या नया प्लांट बनेगा? तो आपको ये भी पता है कि ध्यान से आपको ध्यान, अगर शुगर केन देखा होगा तो जो नोड है इसका एडवेंटिटियस जो बर्ड है बिल्कुल नोड पर ही प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ जो नोड के बीच का पोर्शन हम कट करके शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो नोड है नहीं, तो ये नया प्लांट नहीं बनेगा। तो ये इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है बी फॉर्म्ड नॉर्मली, दूसरा ऑप्शन है नॉट बी फॉर्म्ड, बी विदाउट जूस, विदाउट नोड। तो यहाँ भी होगा क्या? नॉट बी फॉर्म्ड, यहाँ भी बनेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 11, अ कटिंग ऑफ रोज प्लांट, रोज प्लांट सबने देखा हुआ, उसका कटिंग ऑफ, कट करके आपको यूज करना है। इज थॉरोली वैक्स्ड, कोई रोज का प्लांट है, ठीक है, उसको आपने कट कर लिया, इतना पोर्शन मान लिया हमने कट कर लिया, आपने ये स्टेम कट कर लिया, ठीक है, ये स्टेम कट कर लिया, इस पे आप बोल रहे हैं कि पूरा इस पे बहुत अच्छे से आप वैक्स लगा दो, वैक्स इसको कर दो, एंड प्लांटेड इन सॉइल, नॉर्मली इसको आप प्लांटेड मीन्स सॉइल में डाल दो, इट विल फॉर्म, सोचो और बताओ। बिल्कुल ये स्टेम है, स्टेम को कट किया, वैक्स लगा के आप जमीन में डाला, तो क्या ये नया प्लांट बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब आपने वैक्स कर दिया तो रेस्पायरेशन नहीं कर सकता, सारे पोर्स बंद हो जाएंगे, वाटर अवेलेबिलिटी बंद, वाटर का मूवमेंट बंद हो जाएगा। तो कुछ समय, अब इसमें ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं। पहला ऑप्शन है न्यू रोज प्लांट, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। क्या बने? दूसरा ऑप्शन है अ डेड पीस ऑफ रोज स्टेम आफ्टर सम टाइम, बिल्कुल ये आपका कुछ समय के बाद अगर आप वहां पे खुदाई करके देखोगे तो एक डेड रोज स्टेम कुछ समय के बाद मिलेगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? अ रोज प्लांट ऑफ इम्प्रूव वैरायटी, जब जर्मिनेशन ही नहीं तो इम्प्रूव वैरायटी की तो बात ही नहीं, गलत है ये भी ऑप्शन। नन ऑफ दीज, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन आपका 20 जो है वो सही होगा। कौन सा ऑप्शन? बी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लांट्स, ये बोल रहे हैं कि कैसे आपका बेस्ट स्ट्रेटजी है प्लांट्स का, कौन से प्लांट्स के लिए? दैट आर वेल अडॉप्टेड टू दियर स्टेबल इन्वायरमेंट, स्टेबल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, जो अपने स्टेबल इन्वायरमेंट में बिल्कुल वेल अडॉप्टेड हो, पूरी तरह से अडॉप्टेड हो, जैसा इन्वायरमेंट है उसमें वो प्लांट पूरी तरह से अडॉप्टेड हो, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि वो बेस्ट स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही ठीक लग रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, एज विंटर अप्रोचेज, नहीं, बिल्कुल गलत है। व्हेन न्यू जीन्स मस्ट बी इंट्रोड्यूस, नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात ही नहीं करेंगे। दैट हैव अंडरग्राउंड स्टेम, नहीं,
कोई भी हो, चाहे अंडरग्राउंड स्टेम हो चाहे अबव द ग्राउंड स्टेम हो, सब में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो ये कौन से कोई प्लांट जो आपका असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी किसके लिए हो सकती है, जो अपने स्टेबल इन्वायरमेंट में बिल्कुल अडॉप्टेड हो, वेल अडॉप्टेड हो, वो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है। तो ऑप्शन ए आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बम्बू रिप्रोड्यूसेस बाय, ये तो आपको पता है, राइजोम से, किससे रिप्रोड्यूस करता है, राइजोम से, 13 का ए। 14 क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको स्टेटमेंट्स हैं और इसको पढ़ने हैं और करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है द जेनेटिक कंस्टिट्यूएशन ऑफ अ प्लांट इज अनअफेक्टेड इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो हो रहा हो अगर, तो उसमें जेनेटिक, उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो बिल्कुल अनअफेक्टेड होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में रिकॉम्बिनेशंस नहीं बनते। दूसरा ऑप्शन है राइजोम इन जिंजर सर्व एज ऑर्गन ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही, जिंजर में राइजोम से ही रिप्रोडक्शन होता है, तो बिल्कुल सही है। टोटीपोटेंसी ऑफ सेल्स इनेबल अस माइक्रो प्रोपोगेट प्लांट। ठीक है, ये भी बहुत, टोटीपोटेंसी का मतलब क्या है, द सेल्स विच हैव कैपेबिलिटी टू फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। किसी जो भी उस ऑर्गेनिज्म के पास जितने टाइप के सेल्स हैं उनमें से किसी भी टाइप का वो सेल बनाने वाले की कैपेबिलिटी अगर किसी सेल के पास है, एंड दैट सेल आर कॉल्ड टोटीपोटेंट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे माइक्रो प्रोपोगेशन या टिश्यू कल्चर टेक्निक जिसे बोलते हैं, तो जो प्लांट जो सेल्स के पास टोटीपोटेंसी होती है, तो माइक्रो प्रोपोगेटेड जो प्लांट हैं जिनमें जिसका हम टिश्यू कल्चर करते हैं, उनके लिए वो उनको कैपेबल बनाता है माइक्रो प्रोपोगेशन के लिए। मींस अगर टोटीपोटेंट सेल ही ना हो तो हम टिश्यू कल्चर नहीं कर सकते। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो मींस सारे स्टेटमेंट सही है, तो हमें अब करेक्ट ऑप्शन इन चारों में से सेलेक्ट करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड अलोन आर ट्रू, एंड नहीं, बिल्कुल नहीं, दो तीनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड अलोन आर ट्रू, नहीं बिल्कुल नहीं, फर्स्ट भी सही है। स्टेटमेंट सेकंड अलोन आर ट्रू, नहीं बिल्कुल नहीं, तीनों स्टेटमेंट सही। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स फर्स्ट सेकंड एंड आर ट्रू, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो 14 क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, प्लांट्स आइडेंटिकल टू मदर प्लांट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। कौन सा प्लांट को हमें ऑब्टेन करना है मदर प्लांट की तरह, मीन्स अपने पेरेंट प्लांट की तरह बिल्कुल वैसा ही हो, तो हम किससे प्रोपोगेशन कराएं, किससे हम प्राप्त कर सकते हैं, सीड से? नहीं, सीड तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। स्टेम कटिंग से, बिल्कुल सही, स्टेम कटिंग से हम प्राप्त कर सकते हैं ना, नन ऑफ दीज नहीं, स्टेम कटिंग से। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पोलाइडी ऑफ ओवरी। हाँ, यहाँ पे पोलाइडी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनमें कैसे हैं, जो यहाँ पे आपके ऑर्गन्स दिए हैं। पहला ओवरी, दूसरा एंथर, पहला किससे पूछा गया है, ओवरी, एंथर, एग, पॉलन, मेल गैमीट एंड जाइगोट। अब देखो इनके बारे में अगर हमें पता होगा तो हम पोलाइडी आराम से बता सकते हैं। और ओवरी क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, प्लांट का। एंथर, एंथर भी मेल सेक्स ऑर्गन है, तो ये भी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। कैसा होगा, 2n कंडीशन में डिप्लॉइड होगा। एग, एग मींस फीमेल गैमीट, गैमीट की बात कर रहे हैं तो ये हैप्लॉइड होगा। पॉलन, ये भी मेल गैमीट है तो ये भी हैप्लॉइड होगा। एंड पॉलन किसका है, प्लांट के केस में मेल गैमीट है। एंड मेल गैमीट की तो बात, मेल गैमीट ही आपका एन है, तो एन है तो वो नो डाउट आपका क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। जाइगोट, जाइगोट का अगर हम बात करें तो ये 2n कंडीशन में होगा, डिप्लॉइड कंडीशन में होगा। कैसा होगा, डिप्लॉइड कंडीशन में होगा।
अब ये हमें ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन में इस सीक्वेंस में लिखा हो, कौन सी पोलाइडी में इस सीक्वेंस में लिखा हुआ है 2n 2n n n n एंड 2n। तो आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, तो कौन से ऑप्शन में है, हाँ 2n 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 n ट्रिपल n, नहीं ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन 2n ट्रिपल n 2n, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है आपका। एंड सी ऑप्शन आपका क्या है 2n, नहीं ये गलत ऑप्शन है। एंड 2n ये भी आपका गलत ऑप्शन है। तो इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन, बी आपका सही होगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपका पूछ रहा है ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ ओविपेरस एनिमल्स आर एट ग्रेटर रिस्क एज कंपेयर टू ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ विविपेरस एनिमल बिकॉज। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ओविपेरस एनिमल का जो ऑफस्प्रिंग है वो ज्यादा खतरे पर होता है, ज्यादा रिस्क होता है उसको एज कंपेयर टू ऑफस्प्रिंग ऑफ ओविपेरस विविपेरस एनिमल बिकॉज। क्यों, आपको रीजन बताने हैं क्यों। इसका रीजन क्या होगा, प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन इज लेसर। तो ऐसा क्यों होता है, विविपेरस एनिमल जो होते हैं उनको, उनका हम क्या करता है, वो उसका एम्ब्रियोनिक केयर प्रॉपर होता है एंड वेल प्रोटेक्टेड होते हैं। बट ओविपेरस के केस में क्या हो, बाहर ही वो फर्टिलाइजेशन होता है, बाहर ही वो एग बाहर ही हो जाता है, बाहर ही वो एग का सॉरी एग का डेवलपमेंट होता है, तो इसलिए उनका प्रोटेक्शन नहीं उतना होता है। एम्ब्रियो इज नॉट डेवलप्ड, नहीं बिल्कुल नहीं, दोनों में एम्ब्रियो बनता ही बनता है। प्रोजेनीज आर विद मोर वेरिएशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्रोजेनीज आर लेसर लार्जर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन इज लेसर, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या है, ओविपेरस जो एनिमल का ऑफस्प्रिंग है वो ज्यादा रिस्क पर है, ठीक है, एज कंपेयर टू विविपेरस। तो ऑप्शन ए आपका 17 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द parameters of senescence और old age are is an r। कौन दो, एक ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकता है। तो इसमें सेनेसेंस का पैरामीटर के लिए कौन कौन से ऑप्शन सही हैं ये आपको पहचानने हैं। द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, बिल्कुल सही बात है। रिप्रोडक्टिव फेज आपने पढ़ा हुआ था ना, जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज के बाद आपका क्या आता है, रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद क्या आता है आपका, सेनेसेंस फेज, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव फेज के एंड के बाद ही सेनेसेंस फेज स्टार्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। एंड कंकॉमिनेंट चेंज इन बॉडी मींस स्लोइंग मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही। रिप्रोडक्टिव फेज में ही सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक रेट आपको जुवेनाइल फेज में, यहाँ स्टेबल हो जाता है, यहाँ उससे स्लो। एंड सेनेसेंस फेज में सबसे स्लो रेट पे आ जाता है मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का भी रेट स्लो होता है, ये ऑप्शन भी सही है। फेल्योर ऑफ मेटाबॉलिज्म, नहीं ऐसा कुछ नहीं, डिक्रीजेस जो मेटाबॉलिज्म का फेल्योर है ऐसा कुछ नहीं होता। बोथ ए एंड बी, दो ऑप्शन सही हैं आपके, ए एंड बी सही है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए हम क्या देखेंगे, द टर्म होमोथैलिक। होमोथैलिक मीन्स एक ही थैलस, थैलस लाइक स्ट्रक्चर हम आपका 11th में पढ़ा होगा, तो एल्गी का होता है, ब्रायोफाइट्स का होता है एंड फंजाई का होता है ना। तो होमोथैलस लाइक मीन्स स्ट्रक्चर मीन्स बोलेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, तो उनको हम थैलस या जो प्रोस्टेटली लैंड पर प्रोस्टेट सरफेस पर प्रेजेंट हो, हॉरिजेंट एरेक्टाइल सिस्टम ना हो, तो उनको हम थैलस बोलते हैं। तो होमोथैलिक का मतलब क्या है कि एक ही थैलस पर एक ही थैलस हो, एक जैसा ही थैलस हो। एंड मोनोसियस, मोनोसियस का मतलब क्या है, दोनों सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही थैलस पर अगर हैं, यूज टू डिनोट, किसके लिए डिनोट किया जाता है, किसको डिनोट करने के लिए इसका हम ये टर्म यूज करते हैं, तो बाइसेक्सुअल कंडीशन को यूज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, डिनोट करते हैं, डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि होमोथैलिक मीन्स एक ही थैलस पर, मोनोसियस कंडीशन मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन है, तो कैसा वो थैलस हो जाएगा, बाइसेक्सुअल हो जाएगा, ठीक है। तो 19 का ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ड्यूरिंग रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑर्गन टू अदर ऑर्गन इज नोन एज।
रीजनरेशन के टाइम पे आपने पढ़ा होगा, दो तरह का रीजनरेशन पढ़ा था, एपीमॉर्फोसिस एंड मॉर्फोलैक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि रीजनरेशन के दौरान एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन में जब बदलता है तो उसको हम बोलते हैं इपेमॉर्फोसिस। मतलब जैसे आपने देखा था कि जैसे लिजार्ड में मॉर्फोजेनेसिस होता है तो उसकी टेल जो होती है वो कट हो जाती है, तो एक टेल का पोर्शन आपको देखने को मिलता है, एक लिजार्ड का हेड वाला पूरा मीन्स बॉडी का पोर्शन, तो ये इसकी टेल रीजनरेट कर जाती है, लेकिन टेल से नई लिजार्ड नहीं बनती। तो यहाँ ये इसको हम ट्रू रीजनरेशन नहीं कहते। ठीक है, तो ट्रू रीजनरेशन का मतलब जैसे स्टार फिश का एग्जाम्पल आपने पढ़ा था, तो स्टार फिश में क्या देखा आपने, क्या देखते हैं हम कि स्टार फिश का कोई भी आर्म अगर वो उसकी बॉडी से डिटैच होता है, जैसे ये डिटैच हुआ, तो ये आर्म आपका, तो ये नया आर्म भी डेवलप कर लेगा और ये जो आर्म डिटैच हुआ ये नया स्टारफिश बना देगा। ठीक है, तो इस तरह के रीजनरेशन को हम बोलते हैं एपीमॉर्फोसिस। तो 20 का ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, तो आज आप इतना हम लोग इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस को हम कवर करें हैं, और भी नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, आज इसके लिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट आपका आगे।